बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ कानूनी और दूसरी तरफ सियासी पेचीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे सेनेट इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही सियासी गोलाबारी में भी इजाफा होता चला जाएगा। आज एहसन इकबाल साहब ने तमाम आईनी तरमीम के हवाले से ऑर्डिनेंस के बारे में साफ साफ एक बात कह दी कि ये बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ इमरान के लिए आईनी तरमीम की जा रही है, विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल। इन दोस्तों की ज़रा बात कर लेते हैं जिन दोस्तों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। एक तो फैसल वावडा साहब का आपको पता ही है कि वो आजकल बड़े मसले में फंसे हुए हैं ईसीपी में। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब को सेनेटर बनाने की बात की जा रही है और वो चीज़ अपोजिशन को खटक भी अच्छी खासी रही है। लेकिन इस सेनेट के जो ऑर्डिनेंस सामने आया है, इस तमाम वोटिंग को या तो ओपन बैलेटिंग करना या ट्रेसेबल बैलेटिंग करना, इसके पीछे कानूनी पेचीदगियां क्या है। तमाम की तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए गया हुआ है और तब तक के लिए ऑर्डिनेंस स्टैंड करता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार भी कह चुके हैं। लेकिन इन केस अगर इंटरप्रिटेशन इंतखाबात के बाद आती है और क्योंकि ऑर्डिनेंस मशरूत है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से, तो फिर क्या होगा, ये सवाल भी अहम सवाल है। शहर इख्तिदार के अंदर एक और मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है और वो है कि वकला जो कानून के रखवाले हैं, जो कि पढ़ा लिखा तबका है, जो कि कायदे आज़म के पेशे से बिलोंग करते हैं, अल्लामा इकबाल के पेशे से बिलोंग करते हैं, क्या वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हुए अच्छे लगते हैं जो आजकल हमें सुनाई दे रहे हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगी, सबको मालूम है F8 कचहरी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चेंबर में बार्ज इन होने का मामला, क्या ये ठीक है या नहीं, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले सियासी पहलू की तरफ जाएंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, सबसे पहले बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने भी ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू एज वेल। सबसे पहले ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक वीडियो मंजर आम पर आई। उस वीडियो के अंदर अभी मौजूदा KPK के मिनिस्टर ऑफ लॉ को नौकरी से बेसिकली हाथ धोने पड़े, इसलिए क्योंकि वो पैसे लेते हुए देते हुए नजर आ रहे थे। 2018 के अंदर हम लोगों को याद है सेनेट इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 30 के करीब अपने अराकीन को बाहर किक आउट कर दिया और उसकी वजह यही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग नामंजूर है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का तो मामला ही नहीं है, मामला असल में अपने दोस्तों यारों को बचाने का है। लेकिन कानूनी पेचीदगियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसको कैसे हल किया जाए हम बात करेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपके सामने ही रखती हूँ सवाल। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट हो, ट्रेसेबल वोट्स हों, तमाम की तमाम गुफ्तगू शनीद चली आ रही है, लेकिन आईनी तरमीम करने तक ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है इसको तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी कानूनी तौर पर इसको गलत कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। क्या ये तनकीद किसी भी तरीके से बजा है या नहीं? देखें, सेनेट के इलेक्शन के बारे में आइन 226 में एक बात क्लियर कर चुका है रिगार्डिंग ऑल द इलेक्शंस। उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो होगा वो ओपन होगा, बाकी सारे सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सेनेट भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ द मैंडेट टू कंडक्ट इलेक्शंस, राइट, ठीक है जी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। आपने एक प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इलेक्शन, आपने उसके अंदर एक कौमे की भी अमेंडमेंट करनी है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फॉर दैट आर्टिकल 238 एंड 239 आपको कैटेगोरिकली अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, 238 कहता है कि आपने अमेंडमेंट करनी है तो दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द पार्लियामेंट। तो any attempt by any other institutions, including Supreme Court, to make anything which is going to be considered as amendment cannot be allowed. ठीक है, 239 क्या कहता है? अमेंडमेंट के लिए आपने 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए आपको।
तो ये दिस प्रोसीजर हैज बीन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसके अंदर चेंजेस अमेंडमेंट किसी भी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं ला सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट है। अ प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने उसके अंदर अमेंडमेंट लानी है तो उसके अंदर उसका प्रोसीजर भी आइन के अंदर मौजूद है, उसको आप किसी और इदारे को मुंसलिक नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट साहब ने आपकी नजर में गलत किया? प्रेसिडेंट 186 राय साहब बैठे हुए 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में वो चले गए। मुझे तो बड़ी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन इज अ प्रोडक्ट, सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड, ठीक है, टू कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर होता ये है ना, अगर कोई कंफ्यूजन है, 186 ये कहता है कि अगर आप कोई क्लैरिटी लॉ में चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। इसके थोड़े से पीछे चले जाएं, ये अमेंडमेंट बिल लेके आए पार्लियामेंट में, जब इनको पता लगा कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, ठीक है, और ये ट्रू थर्ड जिसकी रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट की ट्रू थर्ड मेजोरिटी है वो भी नहीं इनके पास, तो दे टुक दिस रूट। ठीक है, आपके ख्याल में ये एस्केप रूट था बेसिकली। राजा साहब, लेकिन मसला यहाँ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो ऑब्वियसली कानूनी तौर पर बड़े स्टेबल एंड बड़े ही इज वेल लर्नेड, वो कहते हैं कि जो इसको तनकीद का निशाना बना रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि बेसिकली प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑर्डिनेंस पास करे और हुकूमत के दायरा कार में नहीं जा सकते, हुकूमत के पास ये ऑप्शन है। तो ऐसी सूरत में इन द लाइट ऑफ दिस कमेंट, ये जो ऑर्डिनेंस है ये ठीक है या नहीं? देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में देखें तो ग्राउंड रियलिटीज हम सब एग्री करेंगे कि जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं दे आर 80 to 90% परचेजिंग कमोडिटीज़ हैं, जहाँ पे पैसा लगता है। मैं खुद एनी शाहिद हूँ, विटनेस हूँ, सो मैनी सेनेटर्स के 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़, जो शख्स 10 15 20 करोड़ या फैटा में या बलूचिस्तान में इससे भी ज़्यादा रेट्स लगते हैं, वो जब लगा के इस मुल्क के सबसे बड़े हाउस में जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें आता है, तो यकीन कीजिए कि वो इस मुल्क के लिए नहीं काम करने के लिए आता, वो आपके हमारे लिए लेजिस्लेशन के लिए नहीं आता। वो जो 12 करोड़ उसने लगाए होते हैं, और ये 12 करोड़ या 15 करोड़ आपके हमारे पास इनके पास नहीं होते, ये मेजॉरिटी जो उनसे होते हैं कार्टेल्स होते हैं, मंशियात वाले होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, बहुत इनके पास ऐसा पैसा होता है कि जो इन्होंने छुपाया होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट करके जब आते हैं, द ओनली पर्पस इज़ कि अब उस 15 के 30 करोड़ कैसे बनाए या 40 करोड़। तो ये इंटेंशन जो मौजूदा हुकूमत की है उसको तो वी मस्ट सैल्यूट कि बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन इसी इंटेंशन को डाउट कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं बेसिकली इंटेंशन इज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को आगे लेकर आना। वो हमें तो एहसन इकबाल की इंटेंशन पता है कि इसी 2017 का जब ये एक्ट आया था, इलेक्शन एक्ट 2017, मियां नवाज शरीफ को ना अहल करार दिया था ना सिर्फ पार्लियामेंट से, तो इन्होंने 203 था डी गालिबन सेक्शन, उसमें एक रात में अमेंडमेंट करके मियां नवाज शरीफ को कहा कि तुम सदारती ओहदा रख सकते हो, और उसी फिर कानून को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया कि भाई ये क्या पर्सन स्पेसिफिक आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि ये क्या कह रहा है या नहीं कह रहा, कानून, एक सेकंड जी, कानून क्या कहता है। अब इन्होंने बात दुरुस्त कही कि आर्टिकल 226 में क्लियर दिया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस होंगे वो आपके, उसमें उन्होंने कह दिया मां सिवाय 2 के, अब वो 2 हैं प्राइम मिनिस्टर और सीएम के। अगर इनकी इंटेंशन होती लेजिस्लेशन की तो ये तीसरा भी डाल देते, सेनेट को भी डाल देते उसमें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम और सेनेट के नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी अब इंटरप्रिटेशन या जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज एक चीज ज़हन में रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पीक, इट स्पीक्स थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी जाती राय तो यह है कि बड़ा मुश्किल होगा कि इसको जंप करना, क्योंकि आप जो लेजिस्लेशन करेंगे वो सब ऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की थीम क्या है? तमाम इलेक्शंस आपके जोन से हैं वो आपने सीक्रेट बैलेटिंग से करने हैं। Right. तो एनीथिंग अगेंस्ट कोई भी आप स्टैच्यू
स्टैट्यूट कानून बनाते हैं उसके अगेंस्ट, तो वो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड होगा। तो ये बड़ा मुश्किल है। ये ऑर्डिनेंस का भी नल एंड वॉइड होने के चांसेस हैं? देखिए, ऑर्डिनेंस लाने का पर्पस था एक, इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस, इसकी मशीनरी या इसको कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 ही काफी है, तो ऐसी सूरत हाल में जबकि शेड्यूल में ख्याल 11 या 12 को आ रहा है, तो वंस दिस इज अ सेटल लॉ कि जब शेड्यूल आ जाता है तो फिर उस कानून में कोई तरमीम नहीं की जा सकती, चाहे सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे भी दे। तो इन्होंने उस कानून को लागू कर दिया है जिस दिन से वो नोटिफाई हुआ है, लेकिन उसमें यह शर्त रखी कि सुप्रीम कोर्ट इसको कह सकती है कि ये गलत है, इसको रोक सकती है। अगर नहीं रोकेगी तो ये कानून अपनी हैसियत ले लेगा और जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे वो फिर ओपन बैलेट के जरिए। राइट, चले मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सेनेट इंतखाबात एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन गई है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, फिर घूम फिर के बात आती है बैरिस्टर साहब के, चलिए माना कि जो अपोजिशन एंड गवर्नमेंट का जो भी मौक़िफ़ हो, अल्टीमेटली आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। 2/3 मेजॉरिटी वी नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एट दिस पॉइंट नहीं है, मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी लेना। ऐसी सिचुएशन में एक कानून जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो कि अवामी इंटरेस्ट में हो, उसका क्या किया जाए फिर? देखिए ना, ये आप अपनी नेक नीति को तो छोड़ ही देना। अगर आपकी जितनी मर्जी नेक नीयत है, राजा साहब ने तो बात ही नेक नीयति से स्टार्ट। मैं राजा साहब मेरे भाई हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल या डिसएग्री। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग हैज बीन मेंशन्ड एंड द प्रोसीजर टू अमेंड हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी नेक नीति की वजह से ना इस मुल्क में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आया था। इसी वजह से 40 साल डायरेक्ट हुकूमत हुई और 35 साल इनडायरेक्ट हुकूमत की इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये तो छोड़ दें। तो आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात कह दी है, आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है कि आपने आज ही अमेंडमेंट लेके आनी है। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू जस्ट नीड टू बिलीव दैट दिस मैंडेट लाइज विद द पार्लियामेंट, और दूसरा इलेक्शन कंडक्ट करने का मैंडेट दैट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और वो अपनी डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहा है। कोई और इदारा उस मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन हर इंस्टीट्यूशंस का अपना मैंडेट है। आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। इंटरवीन कर रहे हैं ना, द मोमेंट आप इसको तो निकाल दे। क्लैरिटी चाहिए होती है। 186 कहता है, किसी एक कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, 270 में लिखा हुआ है, 270B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऑल द इलेक्शंस दे आर गोइंग टू बी डीम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि सारे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट करेगा। ये 270B में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इनकेपेबल है, उसके अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप अपनी नेक नीति अपने पास ही रखें, सारे रखें। इसी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन तबाह हुए हैं। राजा साहब, अब क्या करें? नेक नियति अपने पास रखें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कह दिया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इलेक्शन विल बी कंडक्टेड, नोबडी विल गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या करें? और स्पेशली कंसिडरिंग कि इन केस सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन लेट आती है, तो ये ऑर्डिनेंस उसको सेफगार्ड कर पाएगा जो हुकूमत करना चाह रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने अमेंड करना है तो अमेंडमेंट 2/3 के अलावा तो हो नहीं सकती। देयर इज नो अदर वे। ना सुप्रीम कोर्ट करेगी ना कोई और करेगी। ठीक है, अब अगर इंटरप्रिटेशन लेट आती है तो दो किस्म की इंटरप्रिटेशंस आएंगी। इधर वो कहते हैं कि इट्स अ इलेक्शन विच इज नॉट डिफाइंड अंडर और कंट्रोल्ड अंडर आर्टिकल 226, उसमें नहीं फॉल करता। ठीक है, फिर तो आप कह सकते हैं कि जी जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत ओपन बैलेट के जरिए हो जाएगी। बट इफ द सुप्रीम कोर्ट सेज कि नहीं, ये जो उनसा है आर्टिकल 226 से हिट करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है, एंड नंबर 2 अगर शेड्यूल आ जाता है तो फिर इवन अदरवाइज ही ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लॉ इज कि वंस द शेड्यूल हैज़ बीन गिवन नो चेंजेस इन द लॉ।
तो ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस या मसला नहीं बना हुआ। मसला वही है, मसला है कि इसको पोलिटिसाइज किया गया है। मसला वही है कि जनाब जब तमाम पार्टीज, मैंने खुद सुना मरियम बीबी ने जब ये रेफरेंस फाइल हो रहा था तो उसने कहा हम भी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और शो ऑफ हैंड से या ओपन बैलेट से ये इलेक्शंस हो। पीपल्स पार्टी ने, आपने खुद जिक्र किया कि इनके जो वो आपस में वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें भी लिखा हुआ है। अब बात ये है कि पार्लियामेंट में हमने जो पिछले 2.5 या 3 साल में परफॉर्मेंस देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि जो ये इनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, इनके करप्शन की चीज़ें ख़त्म हो तो ये अमेंडमेंट्स भी ले आएंगे, ये आपके मुल्क में कानून साजी भी होगी। कौन सी कानून साजी हमें इसमें राज साहब गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है कि बैठकर बातचीत करते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि उसके ऊपर ऑपोजिशन को थोप दिया जाए। का फॉल्ट ये है कि 2.5 साल क्यों चुप करके बैठे रहे। अगर उनके मैनिफेस्टो में था तो पहले दिन से आके तैयारी करते और कहते कि ये देखिए, बात ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, उनको इलेक्शन रिफॉर्म सूट नहीं करते। वो माफियाज हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, इन्वेस्टर्स लाते हैं। उनको कहीं ऐसा इलेक्शन रिफॉर्म नहीं चाहिए जिसमें आप, मैं या बैरिस्टर साहब आ सकते हो। तो ये एक हमारी आंखों में धूल होता है कि जी हम बड़ी रिफॉर्म्स ले आए। क्या रिफॉर्म्स लेके आए? इलेक्शन एक्ट 2017 को देखें, वही का वही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को उठा के उन्होंने किया। रिफॉर्म्स ऐसे आती हैं, रिफॉर्म्स कब लाई जाएंगी? हमने नैब के लॉ में बड़ी सुनी कि जी रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कौन रिफॉर्म्स लाएगा? अपोजिशन के दोनों लीडर्स, दोनों बड़ी जमातों के जो टॉप की टियर लीडरशिप है वो नैब के करप्शन के केसेस में है। जो साबके प्राइम मिनिस्टर्स थे तीनों पार्टीज के, वो नैब के करप्शन। आप कहाँ की इन्होंने लेके आनी है जनाब रिफॉर्म्स? कोई रिफॉर्म्स नहीं होगा, यही कानून होगा। और मुझे लगता है कि यही सीक्रेट बैलेट के जरिए दोबारा भी वोटिंग होगी, वही हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उसी किस्म से पैसे चलेंगे। मतलब हम ना चुप करके हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स देन। दिस इज अ वेरी सैड, नॉट टुडे कि यू आर फेसिंग दिस सैड स्टेट। ये एक प्रोसेस से हम गुजरे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़ियाउल हक के बाद से लेके अभी तक ये तमाम चीजें इस तरीके से कार्विन कराई गई हैं हमारे सिस्टम में कि लोगों को हटा दिया गया है पार्टिसिपेशन से, पार्लियामेंट से। लोगों को अब आपके पार्लियामेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं रही कि जनाब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, और उन्हें उम्मीद पार्लियामेंट से बाहर सारी चीजें सॉल्व हो रही थी। आज भी हैदराबाद के अंदर एक जलसा चल रहा था। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद हमने अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ना है और हम बात करेंगे वकला गर्दी। आजकल एक टर्म क्वाइन की जा रही है। क्या ये वकला गर्दी है, अपने हुकूक की जंग है, और हुकूक की जंग एक पढ़ा लिखा तबका इस तरह से लड़ेगा? इसके बारे में भी बात करेंगे। 2 वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं इनकी थॉट्स क्या हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ पाकिस्तानी सियासत की और सेनेट के इंतखाबात की, जो कि अभी बड़े कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। एक और कंट्रोवर्सी शहर इख्तदार के अंदर अभी तूल पकड़ती चली जा रही है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो चेंबर है उसमें घुस जाना, धावा बोलना, वकीलों का F8 कचहरी के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो चेंबर्स बने हुए हैं उनको गिराए जाने पर एहतजाज होना। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला आज से कोई 7-8 साल पहले भी उठा था, और तब भी इंतजामिया ने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, तब भी एहतजाज हुआ था, इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज हुआ था, मामला तब भी तूल पकड़ा था। बैरिस्टर साहब, ये कायदे आजम का पेशा है, ये अल्लामा इकबाल का पेशा है। काला कोट पहनने का मतलब यह है कि आपने कानून की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर डाल ली है। अब ये बताइए कि जब वकील अपने हक की बात करता है, एक ऐसा शख्स जिसके पास कानून के इतलाक के लिए लोग आते हैं अपने केसेस लेकर, और वो कानून को जो है वो पसे पुश छोड़ के अपना काम डंडों और किसी भी तरीके की दहशतगर्दी, वकला गर्दी, जो भी आजकल नाम दिया जा रहा है इसको, इसके जरिए करने की कोशिश करता है। इज दैट द करेक्ट वे? देखिए, मैं इसको तो इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस होल एपिसोड। इस्लामाबाद इज़ द ओनली मेट्रोपॉलिटन इन द वर्ल्ड जिसके अंदर डेजिग्नेटेड जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी वहाँ वकील CDA की लैंड पे बैठे हुए हैं, वहाँ 200 अदालतें भी CDA की दुकानों में 200 अदालतें भी लगी हुई हैं। वकील नहीं चाहता किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना, वहाँ 200 से ऊपर अदालतें लगी हुई हैं, वहाँ वकील बैठा हुआ है। हर रोज़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं
वकीलों के प्राइवेट चैम्बर्स हैं और अदालतें जो हैं वो अवाम को जस्टिस दे रही हैं, तो डिफरेंस तो है ना बैरिस्टर साहब, इट्स नॉट द सेम। अनीका प्लीज डोंट आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें। अदालतें भी उसी जगह लगी हुई है ना, और वो जस्टिस प्रोवाइड कर रही हैं पब्लिक। नहीं, दैट इज देयर जॉब ना, दैट इज देयर जॉब। मैं वहां बैठा हुआ हूं ना, मैं वो बैठा हुआ हूं पूरी दुनिया में, छोटे से छोटी तहसील है ना, मरी को देख लें, डस्का को देख लें, मैं लिया गया हूं उस दिन, वहां भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, साथ उनकी चैम्बर्स बने हुए हैं। कि हमारी तरह ये हालत नहीं है कि आप, मैं पहले मैं बात कर चुका हूं। अच्छा इधर हुआ क्या, रात को 1 बजे वो चैम्बर्स बने हुए हैं, प्रोसीजर को फॉलो करें ना, हर बंदे को पता है, आई नो कि हमारा वो जगह नहीं है, हम वहां बैठे हुए हैं, अदालतें वहां लगी, काबिज है ना, अदालत भी काबिज है। आपको पता है अदालत तो बहुत सारे लोगों की वो प्रॉपर्टीज है, अदालत उनको रेंट नहीं देती। इंटरेस्टिंग। तो लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब आगे सुने ना, अब माना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सुन लेना प्लीज, आपकी डिमांड सही है, मैं आपकी तरफ मैं बिल्कुल सुनूंगी, आपकी बात 100% सुनूंगी, लेकिन डज दिस जस्टिफाई जो हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखे ना, एट द एंड ऑफ द डे इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ है? वकीलों को, सर्टेनली वकीलों को, मुझे हुआ है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है, ठीक है। मैं बाहर पॉलिटिक्स में भी बैठा हुआ हूँ, मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है, मेरे 400 जूनियर्स बैठे हुए हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं फेल हुआ हूँ। देखे ना, आई नीड टू टीच देम, आई नीड टू लेट देम नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट हैविंग सेड दैट, जो इस्लामाबाद के वकला के साथ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। नहीं, वो जुल्म हो रहा है ना, ठीक है। आप उनको कहीं तो ऑपरेट करने की जगह दें ना। आप, मैं स्टेटमेंट जो दे रहा हूं, कैन यू बिलीव इट कि तहसील मरी में आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लॉयर्स इज्जत के साथ बैठे हुए हैं, या हम नीचे से नालियां गुजर रही हैं, हमारी बारिश होती है, टपक कर रहे होते हैं, हम किधर जाएं? आप इमेजिन करें ना, किधर जाएं आप? ठीक है, चलिए राजा साहब, इस तमाम एपिसोड पे, और अभी 70 वकला ने इस मामले के खिलाफ एक दरखास्त भी दी है, इसको आप एज अ लॉयर, एज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस द प्रोफेशन, एज अ कॉलीग ऑफ बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं? इज दिस द करेक्ट वे टू डिमांड जस्टिस? देखिए, हमें थोड़ा सा एक ब्रॉडर कैनवस पे चीज़ों को देखना होगा कि सिर्फ ये आप वकला की हद तक इसको मत रखिए, हमारे पूरे सिस्टम्स को देख लीजिए, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें आप देखें कि किस तरीके से पिछले 20, 25, 30 साल में किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस की इंडक्शंस होती हैं, बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का क्या रोल रहा है, किस तरीके से एक तरह के माफियाज बन गए हैं वकला में भी, और किस तरीके से जजेस जो आज इतनी बातें हो रही हैं कैसे ख़ास चैम्बर्स को, ख़ास लोगों को अकोमोडेट करते हैं, रिलीफ देते हैं, कैसे इन्हीं वकला को बुला के यही जजेस जब इनको कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसे प्रेशर्स होते हैं, प्रॉब्लम होता है तो ये तब भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं वकला ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में बात भी की कि जनाब इस मुल्क से एक आमिर को हटाना है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब बात दुरुस्त है कि जनाब अगर आप उनको जगह नहीं देंगे, आपने कहा कि जी वो जो जजेस हैं उन्होंने काम करना है वहाँ पे लोगों को इंसाफ, जजेस एंड लॉयर्स आर 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट, दोनों ने करना है। वही बात होगी ना, बेंच किसको कहते हैं? वकला को ही कहते हैं ना। तो प्राइवेट प्रैक्टिस है ना राजा। नहीं, प्राइवेट नहीं है। वकील नहीं होगा तो जज किस तरह इंसाफ देगा? बट दैट इज स्टिल अ प्राइवेट प्रैक्टिस ना। No, क्या स्टेट की जिम्मेदारी? मुझे बता दे, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि हर वकील को दफ्तर दे? स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि एक कॉम्प्लेक्स हो, एक एरिया हो जहां पे अगर एक लिटिगेंट आता है, एक लॉयर बैठा होता है, तो उसको वो कम से कम गाइड करे। कोर्ट में केस उसी वक्त नहीं सुना जाता, कोर्ट में केस सुनने के लिए 4 घंटे बैठना पड़ता है। डू यू एक्सपेक्ट कि उसके दरवाजे में इतने कमरे हैं, ये उधर पेश होते हैं, वहां पे खड़े होने की जगह नहीं। तो इसका वाहिद हल यही है कि जो एग्जीक्यूटिव है जिसका ये काम है कि जनाब अगर आप दुनिया जहान के अदारों को आप रिलीफ दे सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन के बाद बैरून मुल्क भिजवा सकते हैं, उस चीज़ की इजाज़त है। वकला को कानून के मुताबिक जगह नहीं देनी, वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव के बस में नहीं, बहुत सी जगहें दें इनको। और 122 अरब रुपया आप इस्लामाबाद की तज़ीनो राइश पे लगा रहे हैं अभी इस साल का बजट 122 अरब रुपया, ठीक है। वकला के मतलब मास्टर प्लान में भी इसका हिस्सा नहीं था। दे नेवर मेंट टू डिलीवर जस्टिस हियर। और एट द एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हैं? आप वकीलों को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए
बच्चों ने वकीलों ने जो किया है आपको पता है ना। अनिका मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले कह दिया, मैं आपको एक बात बताऊं, रात को 1 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, उन्हीं के अंदर वो जो छोटे छोटे बने होते हैं ना, उन्हीं के अंदर उनके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, फाइल्स पड़ी हुई हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। आपने वहां जाके हालत नहीं देखी, उन्होंने डिमोलिश किया है, वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने डैमेज कर दी है। दे कुड हैव सेड ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी हम आपको नोटिस कर रहे हैं, अपना सामान उठाएं। आज से 7-8 साल पहले नोटिस गया था, तो उसके देखें ना, आपने उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ था वकीला का? आप अदालत शिफ्ट करें ना, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लॉयर कि आपने अदालत यहां से शिफ्ट करनी है। अदालत शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप लोग भी चले जाएंगे उधर, मतलब क्योंकि अभी मसला ये है बैरिस्टर साहब कि लोगों को ये गम है, गुस्सा है कि इवन जो कब्रिस्तान है ना, उसकी भी कुछ जगह ली गई है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको यहां से या तो हटाएं। आप कह रहे हैं जो ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा सारे वकील चले जाएंगे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, यू नीड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव प्लेस ना, किधर जाएं? 200 जजेस बैठे हुए हैं, जिसा राय साहब ने कहा, तो वो आपने, हैव यू बीन टू कचहरी? आई हैव। ठीक है, कैन यू गो देयर अगेन फॉर द सेक ऑफ फन? नो, आपने वहां सिचुएशन नहीं देखी हुई, किस तरह मजबूर हुए हैं, कोई वकील नहीं चाहता कि वहां जाके बैठे। Point noted. Thank you so much, बैरिस्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। राज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। 2 wrongs certainly don't make a right, लेकिन यहां अगर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात आती है और वो बन जाए तो शायद वकीला को ये जवाज ना मिले अपने किसी एक्ट को जस्टिफाई करने का कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसीलिए हुकूमत को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर ही देना चाहिए और कार्रवाई करने से पहले सर्टनली एक नोटिस तो जाना चाहिए था। बहरहाल ये उस एक्ट को सर्टनली जस्टिफाई नहीं करता। हम किसी भी तरीके से एक प्रेशर ग्रुप को इस हद तक बढ़ने नहीं दे सकते कि वो कहीं भी किसी भी जगह जाकर अपनी मर्जी के काम निकलवा सके। लेकिन सर्टनली यहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का मसला है, उसको हल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक जगह हम लोग आलमी रैंकिंग में, जुडिशरी की आलमी रैंकिंग में 128 ममालिक में से 120वें के ऊपर जो पोजीशन है उसके ऊपर आते हैं। यह साफ जाहिर होता है कि हमारी तरजीहात में से ही जस्टिस प्रोवाइड करना नहीं है। अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक ऐसी जमात जिसके नाम में ही इंसाफ आता है, तो इंसाफ की फराहमी के लिए एक साजगार एनवायरनमेंट, एक साजगार माहौल बनाना इस हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।